नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संताल एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर राजकुमार जी है, जो उनसे बातचीत करेंगे। ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, जो कि बोलते झारखंड के सरकारी अस्पताल, सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर है हमारे बीच में डॉक्टर राजकुमार जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, संताल एक्सप्रेस में। थैंक यू सर। जो भी मैटर है, जो मामला है, जो आपको हटा दिया गया था, फिर से आपको पदभार संभाल रहे हैं डायरेक्टर, क्या कुछ मामला है? देखिए, इस मामले पे अब ये मामला सब जुडिस है और इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हुई, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी ऊपर लेवल पे, तो उस पर मेरा अभी कमेंट करना उचित नहीं। ये मैटर सब जुडिस है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो पूछें आप। सर, ऐसा नहीं लगता इसमें या राजनीतिक किया गया या फिर या पदभार आप सही नहीं किए? देखिए, अब इसमें राजनीति कैसे हम कहते हैं इसको, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। अब कुछ गलत फीडबैक ऊपर चली गई होगी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला ऑनरेबल मिनिस्टर ऐसे तो नहीं लिए होंगे, तो शायद ऐसी कोई स्थितियां बनी होगी। अब हम उसमें क्या कहें, लेकिन हुआ तो ऐसा हुआ और इसलिए हमको ऑनरेबल न्यायालय की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की शेल्टर लेनी पड़ी। और अब जो हो गया, उस पर क्या बात करनी। और ऑलरेडी जब सब जुडिस है मैटर, तो उस पर मुझे लगता है कि आप हमसे ज़्यादा ना ही पूछे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ठीक है सर। जैसे बोलेंगे, जैसे आज का झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी, ठीक है, आपके नज़रिया मतलब कैसे व्यक्ति हैं? देखिए, व्यक्ति तो अच्छे हैं माननीय मंत्री जी, क्योंकि एक दो बार जब उन्होंने राउंड लिया तो व्यक्ति तो वो अच्छे हैं, लेकिन अब उनके अगल बगल कैसे लोग हैं उसके बारे में थोड़ा मुझे लगता है माननीय मंत्री जी को भी सोचना चाहिए। तो ये तो थे फिलहाल की खबरें, और अब जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में जो भी है, ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, जो कि यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी संघर्ष करनी पड़ती है, तो उनके जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सर, आपका जर्नी कैसा रहा? यहाँ तक पहुँचे या आम आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं ऐसे गांव, कानपुर के ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे ना तो सड़क थी और ना प्राइमरी पाठशाला था। मैं उस प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा हूँ जिसकी बिल्डिंग गिरने वाली थी और जिसमें मेरे ताऊ जी भी पढ़े हुए थे, ये भी बता दूँ। और उस पाठशाला में जाने के लिए बरसात के 2 महीनों में हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि उसके बीच में एक छोटी सी नदी टाइप का, जिसको गांव में नाला बोलते हैं, वो बहता था, तो उसमें डूब जाने की आशंका रहती थी। तो गांव में इतना टाइम तो कभी पिताजी के पास भी नहीं रहता था कि रोज़ कंधे पर बैठाल के स्कूल ले जाते मुझे। तो मैं उस प्राइमरी पाठशाला में पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ जिसकी बिल्डिंग गिरने वाली थी। उसके बाद जूनियर स्कूल की पढ़ाई भी हमारी कस्बे में हुई, जो 3 किलोमीटर पैदल बड़ा भारी बस्ता लेके जाना पड़ता था, और एक कमीज एक पैजामा होता था। कई बार तो जूते भी नहीं होते थे। बिना जूते ही आजकल के बच्चे तो नहीं जा पाएंगे, तो बिना जूते ही अपना पाठशाला चले गए। और सुबह जो खाना खा के गए, उसके बाद 5 बजे 6 बजे स्कूल में आए, उसके बाद ही उस उम्र में भी खाना भी होता था। इसके बाद हमारा जो इंटर कॉलेज था वो 18 किलोमीटर दूर पड़ता था। 18 किलोमीटर 35 किलो का बच्चा रोज़ जाए और आए। और साइंस की पढ़ाई, उस ज़माने में नई साइंस का बड़ा चर्चा था, तो साइंस में पढ़ते थे। तो 18 किलोमीटर जाके आके आप समझ सकते हैं 36 किलोमीटर जो बच्चा जाएगा आएगा पुरानी साइकिल से, वो क्या पढ़ पाएगा। तो उन सारी परिस्थितियों में पढ़ाई हुई, अभाव में पढ़ाई हुई, गरीबी में भी पढ़ाई हुई। हालांकि मेरी ज़मीन हमारे ग्रैंडफादर की अच्छी थी, लेकिन उन दिनों खेतियों में कुछ इतना पैदा नहीं होता था, सिंचाई भी नहीं होती थी, और खेती में अगर कुछ आता है तो वो सीज़न पे ही पैसा वैसा आता है। कर्जे हो जाते थे, सिंचित ज़मीनें नहीं थी, तो मजदूरी ही मिलती थी किसानों को। अभी भी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो उस गांव से उठ के फिर आना, तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष में रही, तनावपूर्ण रही, स्ट्रेनुअस रही। उसके बाद फिर वहाँ से इंटर पास करके जब कानपुर में आ गए, तो उस ज़माने में कोई हॉस्टल तो जो थे उनमें कमरा मिल जाता था, खाने के लिए तो मेस भी नहीं थी, और मेस होती भी तो शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इंटर कॉलेज में भी खुद बनाया, खुद खाया, और उसके बाद पढ़ाई की। यहाँ भी BSc में हॉस्टल में हीटर पे खाना बनाते थे, जो
नियम विरुद्ध था तो कई बार वार्डन का राउंड होता था तो वो हीटर तोड़ देते थे। फिर हीटर के तो कई बार वार्डन का राउंड होता था तो वो हीटर तोड़ देते थे। फिर हीटर खरीदते थे, हीटर के प्लेट खरीदते थे, उसी में अपना खाना बनाते थे, पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते लगातार थे। लक्ष्य था कि हमको CPMT क्रैक करनी है। CPMT में उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि कोई प्राइवेट कॉलेजेस हैं कि कोई पैसा दे के एडमिशन ले लेगा, वो ज़माना अलग था। एक एक सीट का हिसाब होता था। हमें याद है हमारे बैच में जो एक सीनियर आए थे, वो पिछले बैच में उनका एक सीट चूँकि नहीं बढ़ाई जा सकती थी यूपी में, इसलिए उनका ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नेक्स्ट बैच में उनको एडमिशन मिले। तो वो ज़माना था। और उस समय MBBS की एक वैल्यू थी। एक जब मैं MBBS बना तो मैं समझता हूँ कि उधर 100 गांव के लोगों में खुशी की गांव में लहर पैदा हो गई। अभी तो हमारी बेटी MS ENT में बिहार में टॉप कर गई है कि शायद 10-20 लोगों ने बधाई दी हो। तो उस समय जो MBBS की वैल्यू थी, आज वो MS की वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिटीरियरेशन हुआ है। तो उन सब परिस्थितियों में पढ़े हमने। मैं अप्रेस क्लास से आता हूँ। MBBS में मैंने रिजर्वेशन क्लेम भी किया था, लेकिन मेरी मेरिट इतनी अच्छी थी कि मेरे नीचे बहुत सारे लोग दूसरी कैटेगरीज़ के थे। और फिर MS में कोई रिजर्वेशन नहीं था तो ओपन क्वालिफाई किया। उसमें भी बहुत लोगों को परेशानियां हुई। उसमें भी बहुत स्ट्रगल के बाद एडमिशन हुआ। मेरिट में होने के बाद भी जातिवाद बहुत था उस ज़माने में। MCH जो सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 4 या 6 सीट थी उस ज़माने में। उसमें 50% तो आर्मी के लोग आते थे, उनका रिजर्वेशन था। तो उसमें 2 सीट में कम्पीट करना कोई मजाक नहीं था। ओपन सीट में वहाँ किया हमने। उस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रगल में रही। इसके बाद जब नौकरी में आए तो सिंगल सीट में सिलेक्ट हुए, वहाँ भी रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। डायरेक्टर वाइस चांसलर जहाँ भी रहे और अभी भी हैं, तो उसमें तो रिजर्वेशन होता ही नहीं, आप जानते हैं। रॉयल कॉलेजेस अमेरिका में FRCS MRCS एग्ज़ाम दे के पास किया। PhD आयुर्वेदा में की, वो भी पढ़ के पास की, ऐसी कोई फर्जी वर्जी नहीं। रॉयल कॉलेजेस अमेरिका में एशिया को न्यूरोसर्जरी को रिप्रेजेंट किया, ऑनरेरी प्रोफेसर की तरह और रीजनल डायरेक्टर की तरह 3-4 साल। तो ऐसी जर्नी रही। और शुरू से ही मेरा फोकस केवल पढ़ाई पे रहा, एजुकेशन पे रहा। हमने पढ़ा और पढ़ाया, अच्छे डॉक्टर्स ट्रेंड किए, मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में। इवन डॉक्टर्स ये चाहते थे कि जिनके बच्चे न्यूरोसर्जन बन रहे हैं, उनकी इस देश में इच्छा थी कि एक बार डॉक्टर राजकुमार के अंडर ट्रेनिंग हमारा बच्चा कर ले। तो न्यूरोसर्जरी में भी 2 मेजर ऑपरेशन में करता था, शायद ही कोई न्यूरोसर्जन देश में करता हो। एक दिन में सुबह 8 से 9 क्लास लिया, राउंड लिया, उसके बाद OT में चले गए और शाम तक 6-7 बजे तक चल रहे हैं ऑपरेशन। बीच में कुछ मिल गया खा लिया, नहीं मिला शुरू के कुछ दिनों तो मैं नाश्ता भी घर से नहीं लेके जाता था। तो एक डेडिकेटेड लाइफ रही, डिवोशन की लाइफ रही। और मैं कह सकता हूँ कि अच्छी जर्नी रही। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपनी जर्नी से। और सरकार ने फिर तनख्वाहें इतनी अच्छी कर दी थी कि कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। हमारे कोई शौक़ कभी लंबे नहीं रहे कि मुझे कोई क्लब जाना हो, या मुझे दारू शराब में पीता नहीं हूँ, नॉन वेज में खाता नहीं हूँ, साधारण खाना खाता हूँ। चलने के लिए साधारण कार, पहले शुरू में हमारे पास मारुति, पहले तो स्कूटर ही था। जब मैं फैकल्टी था तभी मैं स्कूटर पर चला हूँ। अभी तो उसमें स्कूटर का ज़्यादा ज़माना था। नहीं, स्कूटर का ज़माना भी था, लेकिन फैकल्टी तो उस समय भी स्कूटर सबके पास कार थी। ये तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ थे, बैंक में मैनेजर थे, उन्होंने ज़बरदस्ती लोन करवा के मेरे को मारुति 800 दिलवाई। वो मारुति 800 कई साल तक चली। और फिर अभी भी हमारे पास जो मैक्सिमम कॉस्टली कार है वो बलिनो है, जो अब मेरा बेटा चलाता है। मेरी पत्नी के पास भी हमेशा साधारण सी कार रही। वो एडिशनल डायरेक्टर होकर रिटायर हुई हैं प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज से। उन्होंने भी कभी 2 पैसे की प्रैक्टिस नहीं की। तो हम दोनों की ही लाइफ, और दोनों हाईली एजुकेटेड रहे। हमारी पत्नी MBBS और PG DMCH DGO और PhD हैं। तो एजुकेशन की तरफ हम लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा रहा। और हमारे बच्चे भी फॉर्चुनेटली उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दोनों मेहनत करते हैं। बेटी की शादी भी हो गई है, उसका
हस्बैंड भी ऑर्थोपेडिशियन है, और बेटा अभी जो है वो LLM का टॉपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, और इसके अलावा अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग कर रहा है। एक डिप्लोमा पास भी कर चुका है SGPGI से, इग्नू का डिप्लोमा है, रेगुलर ट्रेनिंग भी कर चुका है, मेरिटोरियस है, अभी भी उसके अच्छे साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी का कमाते हैं, तो आपकी आने वाली वो बच्चे भी देखते हैं कि ईमानदारी की अगर कमाई है तो वो भी उसी हिसाब से खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से रहना, अपने काम के प्रति सजग रहना, मैत्री रखना लोगों से, लोगों पर करुणा रखना, मैत्री करुणा जो बुद्ध का संदेश है ना, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ब्रह्म विहार, अगर इनका पालन 100% करना तो मुश्किल है। अगर 20% भी कोई कर लेता है, 30% भी कर लेता है, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है और मानव का जीवन जो है शायद सक्सेसफुल हो जाता हो। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता अभी, ये तो हमारा आखिरी टाइम बताएगा कि मैं सक्सेसफुल था कि नहीं था। लेकिन एक कोशिश रही, कोशिश है और कोशिश रहेगी। आप लोग कितना फैमिली में आते हैं संख्या? हमारी पत्नी है और बेटी की शादी हो गई तो 2 वो हो गए, तो और बेटा है अभी, उसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए भी लड़की तेज़ी से देख रहा हूँ। और वैसे हमारी फैमिली में 2 भाई हैं, उन दोनों की बच्चे हैं और सभी बच्चों की शादियां हो गई, वो भी हमारे बच्चे ही हैं। दोनों भाई हमारे जॉब में थे और अभी दोनों रिटायर हो गए हैं, गांव की ज़मीन देखते हैं। गांव में घर भी है, शहर में भी घर है एक छोटा सा, जिसमें बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उनके बच्चे पढ़ते लिखते हैं और एजुकेटेड हैं बच्चे। जिसको जो सूट कर रहा है वो कर रहा है, समृद्धि है, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा का, भगवान बुद्ध का दिया हुआ बहुत कुछ है। स्वास्थ्य से रिलेटेड, आप डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, अपने बच्चों को भी देना चाहता हूँ, अपने बेटे को भी देता हूँ। शायद वो उतने तरीके से नहीं उसको भी समझ पा रहा है इमेच्योरिटी की वजह से। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है, और मन आपका स्वस्थ तभी हो सकता है जब आप शील का पालन करें। शील का पालन क्या है? ये बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा है। शील का पालन क्या है? आप सही आचरण करें, सत्य बोलें, बेविचार न करें, नशीली चीज़ों का सेवन न करें, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें, माइंडफुलनेस रखें, आपको विजडम आएगी, आपका फोकस बढ़ेगा। तो अगर माइंड कंसंट्रेटेड होगा, अच्छी तरह से ट्रेंड होगा माइंड, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लेंगे। डिग्री नहीं, आजकल डिग्री तो पैसे से मिल जा रही। डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ, इट इज़ द नॉलेज, इट इज़ द विजडम, इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ योर थॉट, it is your thought process which is one of the most important component to lead a successful and I can say a peaceful life in this earth. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप जर्नी बोले। जैसे हमारे बीच में थे डॉक्टर राजकुमार जी, जो कि बहुत ही संघर्ष रहा इनका ज़िंदगी, जो जर्नी। बोलते हैं कि झारखंड का जो सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, उन्हीं का डायरेक्टर है रिम्स, डॉक्टर राजकुमार जी। तो बहुत अच्छा रहा। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, कैसा मोटिवेट रहा डॉक्टर राजकुमार सर का। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, संताल एक्सप्रेस, रांची।